नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवाज़ें तैयारी में, जहां तैयारी की हर आवाज़ पहुंचती है आपके सपनों तक। आज हम 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की सामान्य अध्ययन रैपिड फायर 2025 का कंप्लीट करेंगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है? यह राजस्थान राज्य में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। भारत की प्राचीनतम संस्कृति। भारत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ से? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पाटने से। ठीक है, चिरांद स्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं? चिरांद स्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं? नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। जिस काल में कृषि कर्म यानी कि कृषि का शुरुआत हुआ वो क्या कहलाता है? वो नवपाषाण काल कहलाता है। दमदमा स्थल कहाँ स्थित है? दमदमा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पूरा पाषाण पशुपालन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। कैलकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ये ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर एज को कैलकोलिथिक एज कहा जाता है। अब है सैंधव सभ्यता। इस इस समय मोहनजोदड़ो है। इस समय यानी कि वर्तमान काल में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है स्थित? वो है पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था और कब किया था? हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। किसने किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, प्राक सैंधव काल के पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राक सैंधव काल के पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। ताम्र, तांबा या कांसा से। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किससे निर्मित हैं? ताम्र यानी तांबा या कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? 900 वर्ष। कितने वर्ष? 900 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ वो कौन सी स्थल है? बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन कौन लोग संबंधित थे? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित तथा एम एस वस्त। आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित तथा एम एस वस्त। हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह है कहाँ पे? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है जो कहाँ है? वो धौलावीरा में है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है। किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये है लाल रंग का प्रयोग।
सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध उस समय किससे था? तो मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। ठीक है। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? वह सिंध में स्थित है। अब है वैदिक सभ्यता। ठीक है। वैदिक सभ्यता वेदों में प्राचीनतम है। वेदों में प्राचीनतम कौन सा वेद है? वो है ऋग्वेद। पुरुषार्थ है 4। गायत्री मंत्र पुस्तक में मिला है। किस पुस्तक में मिला है? तो वो ऋग्वेद में मिला है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4। त्रयी का अभिप्राय 3 वेद। त्रयी का अभिप्राय 3 वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी के तट पर। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। बोगस कोई का महत्व है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगस कोई वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है बोगस कोई में। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है। अछूत की अवधारणा किसमें स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो ये हुई है धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, वो कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था। कौन वैदिक देवता नहीं था? कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 18। महापुराणों की संख्या 18। अब है बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। त्रिपिटकों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। वो कहाँ? गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। किसके द्वारा? मोगली द्वारा। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ? राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई? किसके द्वारा बुलाई गई? कनिष्क के द्वारा। ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। किसके द्वारा? अजात शत्रु द्वारा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था कश्मीर। और किसके द्वारा? कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे।
महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। भरहूत तथा अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे किसके? वो ये बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बौद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था, वह है अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता थी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन क्या है? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में यह कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? वो पावापुरी में स्थित है। ठीक है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। जाम्बिक ग्राम। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है किस भाषा में? पाली भाषा में। भगवान भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किसका था? गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया किसने? आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किसने किया? आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, जैन धर्म के। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्म दमन। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया अगला सेक्शन 16 महाजनपद। अब पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ किस समय? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष अजातशत्रु के समय प्रारंभ हुआ। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी। कौन क्या थी? मगध। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था। किस पर? मगध पर। वह शासन जिसने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, वो कौन था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो वो है उदयन। अवंती राजा की राजधानी थी उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन। अवंती का राजा कौन था? वो था चंद्रप्रद्योत। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था। वो कौन सा गणतंत्र था? मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या गिरिव्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अंग जनपद की राजधानी क्या है? चंपा। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन है? गांगेय मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था? गांगेय मैदान। अब अगला सेक्शन है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए क्वेश्चंस। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था।
मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार में। शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। दूसरे शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय था उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में के दरबार में भेजा गया था। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है वो कौन सी पुस्तक है? दिव्यावदान। दिव्यावदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? वो फौजदारी न्याय करता था। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। समाहर्ता क्या होता है? समाहर्ता महासंग्रहकर्ता होता है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? उसको शीता कहा जाता था। शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों में विभाजित है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है वो कौन सा शिलालेख है? भाब्रू। भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वो है प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? प्रिंसेप ने। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः के नाम से जाने जाते थे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है वो कौन सा अभिलेख है? सो गौरा। कौन सा अभिलेख है? सो गौरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। वह मौर्य राजा जिसे दक्कन की विजय की थी। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय की थी। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य अथवा चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो है राजनीतिक नीतियाँ। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया? मौर्य राजवंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन
मौर्य राजवंश ने किया? सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के विषय पर। कौटिल्य की पुस्तक पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? ये इकोनॉमिक्स पे आधारित नहीं है, ये पॉलिटी पे आधारित है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिए थे। मेगास्थनीज दूत था किसका? ये था सेल्यूकस निकेटर का दूत। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासक का वर्णन उपलब्ध है वह है प्रशासन का वर्णन है। प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? पौत्र था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। चंद्रगुप्त का पौत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पौत्र सम्राट अशोक था। ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे है। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो कौन सा क्षेत्र था? श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया? कलिंग। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वो था बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो है शुंग वंश। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था? गौतमीपुत्र सात पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन राजवंश से था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कर्व वंश ने। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्रकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, वह कौन थे? वह कनिष्क थे। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, वह कनिष्क का काल था जिसमें गौतम बुद्ध को देवता की तरह स्थान दिया गया और उनकी पूजा की जाने लगी। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया विम कड़फिशिस ने। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था विम कड़फिशिस ने। कला की गांधार शैली फली फूली। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। किस समय में? कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित हुई थी तो कश्मीर। ठीक है। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है क्या? मौर्यों के समय को। सांची का विशाल स्तूप मौर्य के समय को निर्धारित करता है।
वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज्य प्रसाद से संबंधित है। कुम्हारार मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, उसे ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया? आजीवक संप्रदाय को दान में दिया बराबर की गुफाओं को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो लकड़ी से बना था। भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे। भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए गए थे जो शाही दरबारों से जुड़े हुए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानी शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन है? शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक चष्ठन है। कौन है? चष्ठन है। अब है संगम काल। ठीक है, संगम काल। संगम युग में उदयपुर विख्यात था किसके लिए? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम युग में उदयपुर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी किसने? विल्लिल पुतुर ने। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? विल्लिल पुतुर ने। तो आगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का आवाज़ तैयारी का सेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आवाज़ तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत की हर आवाज़ है आवाज़ तैयारी।